Watch and learn. In today's class we are going to start a new chapter from the text Honeydew. The name of the chapter is This is Jodie's Fawn. अब ये जो चैप्टर है वो जॉडी नाम के एक लड़के के ऊपर है जिसे एक हिरण का छोटा बच्चा मिल जाता है और वो कैसे उसके साथ अपना लगाव लगा लेता है, कैसे वो उसे पसंद आ जाता है. दिस इज स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट. तो चलो शुरू करते हैं. Often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies? For example, a cut on your knee, a burn on your arm, a big stick. In this story, Jodie's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jodie wonders what will happen to the little fawn left without a mother. कई बार हम जब घर में रहते हैं तो हम चोट खा जाते हैं, जल जाते हैं, तो क्या हम उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं? बिल्कुल नहीं. हम क्या करते हैं? हम उसके लिए घरेलू उपचार कर लेते हैं. तो यहाँ पर जॉडी के फादर को, पिताजी को एक बार एक जहरीला सांप काट लेता है तो अपनी जान बचाने के लिए वो एक हिरण को मार डालते हैं. मारने के बाद उसका जो दिल है और उसका जो कलेजा है वो उसकी मदद से अपने शरीर से क्या निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं? जहर. और जिसमें वो सक्सेसफुल हो जाते हैं. जॉडी ये देख करके चौंक जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि हिरण तो मर गया पर उसके बच्चे का क्या, वो कैसे जिएगा. तो चलो शुरू करते हैं. इस चैप्टर से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो मीनिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का बनाएंगे. तो वंस द चैप्टर विल बी ओवर, प्लीज़ stay on the video so that you will able to get the meanings and question and answers explanation done in Hindi. तो चलो शुरू करते हैं. Jody allowed his thoughts to drift back to the phone. He could not keep it out his mind. He had held it in his dreams, in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Jody said, "How are you feeling, Pa?" "Just fine, son. Old Death has gone thieving elsewhere. But wasn't it a close shave?" "I agree," Penny said. "I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed." अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जॉडी अपने मन से इस विचार को हटा ही नहीं पा रहा था, भूल ही नहीं पा रहा था. किसके बारे में? हिरण के छोटे से बच्चे. फॉन मीन्स हिरण के बच्चे के बारे में. उसके मन में ये बार बार ख्याल आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ होगा. उसके मन में यही चीज़ें बार बार आ रही थी. तभी उसका हाथ जो है वो टेबल से फिसल जाता है. वो खड़ा होता है और अपने पिताजी के पास जाता है जो बिस्तर पे लेटे हुए थे. उनके पिताजी का नाम है, पापा का नाम है पेनी, जो आराम कर रहे थे. उनकी आंखें खुली थी, साफ सुथरी थी, लेकिन अभी भी उसको थोड़ा थोड़ा अंधेरा और ऐसा फील हो रहा था कि धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है. तभी जॉडी जाता है और अपने पापा से बोलता है, "पापा आप कैसे हो?" तो उसके पापा कहते हैं, "मैं ठीक हूँ, बस अभी अभी ऐसा लग रहा है कि मेरी जान बची है. काफ़ी क्लोज मैंने अपनी जान को काफ़ी क्लोज से बचा करके मैं बाहर आया हूँ." तो जॉडी कहता है, "सही बोल रहे हैं पापा, आप बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए हैं." तब पेनी कहते हैं, "मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम पर गर्व है. तुमने मेरी जान बचाई. तुमने उस वक्त वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था." फिर वो कहता है, "पापा." तो उसके पापा बोलते हैं, "हाँ बेटा बोलो." "पा, क्या आपको याद है वो हिरण और उसका छोटा सा बच्चा?" तो पेनी कहते हैं, "I can never forget them. The poor doe saved me, that's certain. Pa, the fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. I suppose so. Pa, I am big boy now and don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the fawn and bring it here and raise it?" Penny lay quiet, staring at the ceiling. "Boy, you have got me hemmed in. I won't take much to raise it, Pa. It will soon start eating leaves and acorns. You are smarter than boys of your age. We took its mother and it wasn't to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I had lived to see another day." अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब जॉडी ने अपने पापा से पूछा कि पापा क्या आपको वो हिरण और हिरण का बच्चा याद है, तब उसके पापा कहते हैं, "मैं कैसे भूल सकता हूँ, उस बेचारी हिरण ने मेरी जान बचाई है उस समय." तो बोलता है, "तो पापा आपको याद नहीं वो छोटा सा बच्चा वहाँ पे रह गया है, उसे भूख लगी होगी, वो डरा भी होगा."
तो उसके पापा कहते हैं हाँ सही बोल रहे हो पापा, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं जाऊँ और उस हिरण के बच्चे को ढूंढ कर लाऊँ और यहाँ ले आऊँ, उसको पालू पोसू बड़ा करूँ। पेनी जो कि उसके पापा हैं वो चुपचाप पड़े रहते हैं, दीवार की तरफ देख रहे होते हैं। वो कहते हैं बेटा तुमने तो मुझे असमंजस में डाल दिया है, मतलब ऐसी सिचुएशन में डाल दिया। हेम्ड का मतलब होता है ऐसी कंडीशन में डालना जहाँ हम ना हाँ बोल सकते हैं ना बोल सकते हैं। फिर वो कहता है पापा मैं उसको बड़ा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द ही वो पत्ते और अकॉर्न्स यानी छोटे मोटे जो नट्स हैं वो खाना शुरू कर देगा। तब उसके पापा कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारे उम्र के बच्चे इतने स्मार्ट नहीं होते हैं। ठीक है तुम एक काम करो, तुम जाके पहले अपनी माँ से परमिशन ले लो वरना वो तुम्हें डांटेंगी। ठीक है पापा, हम माँ से परमिशन ले लेंगे, लेकिन ये नाइंसाफ़ी होगी अगर हम उस छोटे से बच्चे को वहाँ पर भूख की वजह से छोड़ देंगे मरने के लिए। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, ना मैं तुम्हें हाँ बोल रहा हूँ, ठीक है तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। अगर वो हिरण की माँ वहाँ उस दिन नहीं होती तो आज मैं ये दूसरा दिन देख नहीं पाता। कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट? टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। ही sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. फिर वो लड़का कहता है पापा मैं मिलविल के साथ जाऊं, उनके साथ जाकर के उस हिरण के बच्चे को ढूंढ लाऊं? तो उसके पापा कहते हैं ठीक है अपनी माँ से बोल देना कि तुम जा रहे हो, मैंने तुम्हें जाने के लिए हाँ बोला है। वो जाते हैं, वो जो लड़का है वो साइडल्ड बैक यानी चलता हुआ चुपचाप कहाँ जाता है? अपनी माँ के पास, और एक टेबल पे पास जाकर के बैठ जाता है जहाँ पे उसकी माँ जो है सभी के लिए कॉफ़ी डाल रही होती है कप में। He said, "Ma says I can go bring back the phone." She held the coffee pot in mid-air. What phone? The phone belonging to the doe we killed. We used the doe's liver to draw out the poison and save Pa. She gasped. Well, for pity's sake. Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. Doc Wilson said, "That's right, ma'am. Nothing is the world comes quite free. The boy's right and his daddy's right." Millville said, he can ride back with me. I'll help him to find it. She set down the pot helplessly. Well, if you will give it to your milk, we have got nothing else to feed it. अभी होता यूँ है, वो जा करके कहता है माँ अगर आप बुरा ना मानो तो मैं उस हिरण के बच्चे को ले आऊँ। पापा कहते हैं मैं उसे लाने जा सकता हूँ। तो उसकी माँ जो कॉफ़ी डाल रही थी वो डालना बंद कर देती है। कौन सा बच्चा? तो बताता है वही बच्चा जिसकी माँ को पापा ने मार डाला, जिसका लीवर हमने यूज़ किया था पापा को बचाने के लिए। वो गहरी सांस लेना शुरू करती है। क्या करें, उस टाइम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर वो लड़का कहता है पापा कहते हैं ये बहुत ही गलत होगा उस हिरण के बच्चे के साथ अगर हम भूखा उसको मरने के लिए वहाँ पर छोड़ देंगे। तभी वहाँ पे डॉक्टर आए हुए थे विल्सन, जो कि उनके पापा का इलाज कर रहे होते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल सही बात बोल रहा है मैडम, ये लड़का, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती। लड़का सही बोल रहा है और उसके पापा भी सही कह रहे हैं। तभी जो मिलविल होते हैं वो कहते हैं हाँ मैं इसको अपने साथ घोड़े पर बिठा करके ले जाऊँगा और उसकी मदद करूँगा उस हिरण के बच्चे को ढूंढने में। वो चुपचाप बैठ जाती है और पॉट को किनारे रख देती है। वो कहती है ठीक है तुम उसे ला सकते हो, लेकिन हम उसे तुम्हारे हिस्से का दूध देंगे पीने के लिए, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है उसको पिलाने के लिए। मिलविल सेड, "Come on boy, we got to riding." Ma Baxter asked anxiously, "You will not be gone long?" Jody said, "I'll be back before dinner for sure." Millville mounted his horse and pulled Jody up behind him. He said to Millville, "Do you think the phone's still there? Will you help me find him?" अभी होता यूँ है, मिलविल कहता है चलो बेटा हम फटाफट चलते हैं, हमें उस बच्चे को ढूंढना है। माँ का नाम यहाँ पे दिया गया है बैक्स्टर। वो चिल्ला करके पूछती है बहुत ज़्यादा देर मत करना, जल्दी जल्दी आ जाना। तब जॉडी कहता है चिंता मत करो, डिनर से पहले, खाने से पहले रात के मैं आ जाऊँगा। मिलविल जंप लेकर के घोड़े पे बैठ जाते हैं और उन्होंने जॉडी को भी खींचा और अपने पीछे बिठा लिया। और मिलविल को जॉडी पूछता है रास्ते में, क्या आपको लगता है कि वो हिरण का बच्चा अभी भी वहाँ पर होगा? क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर पाएंगे? We will find him. He is alive. How you know it's a he? The spots were all in a line. On a doe fawn, Pa says the spots are every which way. तब वो कहते हैं हाँ वो जिंदा होगा, चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। तभी मिलविल कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि वो मेल डियर है? तब वो कहता है कि उसके बॉडी पे बहुत सारे लाइन
एक धारियां बनी हुई थी और डॉट्स भी थे। और मेरे पापा कहते हैं कि ऐसे हिरण के बच्चे जिनके बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं, धारियां बनी होती हैं, तो वो लड़के होते हैं, यानी मेल डियर होते हैं। Jody gave himself over the thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. He said, "Cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn." अभी यहाँ पे जॉडी जो है वो अपनी गहराइयों में सोचा हुआ होता है, किसको याद कर रहा होता है? हिरण के बच्चे को। और उतने में वो एक अजीबो गरीब सी सुनसान जगह को पास करते हुए आगे चले जाते हैं। तब उसने कहा, मिलविल, नॉर्थ की तरफ चलिए, यहीं पर पापा को सांप ने काटा था और यहीं पर हमने उस हिरण के बच्चे को मारा था, हिरण को मारा था, और हिरण का बच्चा भी यहीं कहीं होगा, मैंने उसको यहीं देखा था। Suddenly Jody was unwilling to have Millville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. ये सारी बातें चली रही होती हैं, वो उसको डायरेक्शंस दिखा ही रहा होता है जॉडी मिलविल को। तभी उसके मन में, दिमाग में एक बात आती है, अगर फॉन मरा हुआ होगा तो वो अपना जो दर्द है वो उनको दिखाना नहीं चाहता है, और अगर वो मिल गया तो अपनी खुशी भी किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहता। और किसी और यहाँ पे किसका बारे में बात हो रही है? मिलविल के बारे में, जो उनको यहाँ पर इस जंगल में लेकर आया था। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot. But I'm afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. I'll take care. It might take me a long time to find the fawn. If he is wandered, leave me off right here." तो अब जॉडी कहता है कि अब वो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ हैं और काफ़ी घनी झाड़ियाँ हैं, इसमें से घोड़े को पास होना इजी नहीं होगा, मैं पैदल चला जाऊँगा। तो मिलविल कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता, अगर तुम कहीं खो गए या तुम्हें सांप ने तुम्हें भी काट लिया तो कहता है, चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं हिरण के बच्चे को ढूंढ ही लूँगा, वो यहीं कहीं भटक रहा होगा, आप मुझे बस यहीं पर उतार दीजिए। ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, there and there that tall pine makes a bearing. So long, Millville, I am obliged. He waited for the sound of the hoofs to end, then cut to the right. The scrub was still, only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came out to clearing under the oaks. Buzzards sat in a circle around the carcasses of the doe. They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh. And they had left the doe to the carrion birds. अभी होता यूं है, वो उसको कहता है, कौन? मिलविल, कि देखो ध्यान रखना, तुम्हें पता है नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है और ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट। वो बताता है और कहता है वो बड़ी सी जो पाइन ट्री है उसी की तरफ तुम चलते चले जाना, बहुत ऊंची ऊंची है। मिलविल को वो कहता है ठीक है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। वो लड़का वहाँ खड़ा हो जाता है और वेट कर रहा होता है कि ये जो अजीबोगरीब सी साउंड वहाँ पे किसी के चिल्लाने की जो आ रही है वो शांत हो जाए। वो झाड़ियों से होते हुए आगे जाता है। सिर्फ उसको सुनाई दे रही थी, तो क्या सुनाई दे रही थी? उसके पैरों तले जो टहनियाँ आ रही थी, वो जो टूट रही थी, उसका साउंड उसको सुनाई दे रहा था, क्योंकि बाकी जगह पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। वो यहाँ वहाँ भटक रहा होता है क्योंकि उसे डाउट था कि वो गलत रास्ते पे चला गया है। तभी उसने थोड़ी देर में देखा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी जो चिड़ियाएँ हैं, बजर्ड मीन्स बड़ी बड़ी जो चिड़ियाएँ हैं, लाइक वल्चर, वो अपने विंग्स को हवा में बहुत ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ा रही हैं। तो इसको पता लग गई कि ये जो चिड़ियाएँ हैं ये कहाँ आई हैं, गोल गोल ये वहीं घूमती हैं जहाँ पर उनको खाने लायक मांस मिलता हो। तो इसको क्लियर हो गया कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। वो आगे की तरफ बढ़ता है, तभी इतने में एक जो वल्चर था इसकी तरफ आकर के इसको एक लुक देता है, यानी डराता है, हिस करता है और वहाँ से चला जाता है। ये उसके ऊपर एक जोर से क्या फेंकता है, पत्थर, और जिससे वो चला जाता है। तभी वो पास में आए हुए एक ट्री के पास रुक जाता है, जहाँ पे देखता है कि बहुत सारे बिल्लियों के पंजों के निशान पड़े हुए होते हैं। अब ये कैसी बिल्ली बताई गई हैं? बिग कैट्स, यानी यहाँ पे लायन या टाइगर के बारे में बात किया जा रहा है, जिन्होंने आकर के मांस को खाया है और छोटा मोटा जो पार्ट था वो छोड़ दिया है दूसरे बर्ड्स के लिए जो आकर के इसे खाएंगे। इन शॉर्ट,
जॉडी जो था उसको पता लग गई थी कि जहाँ पे ये बड़े बड़े वल्चर्स घूम रहे हैं यहीं पर उस फॉन की माँ का डेड बॉडी पड़ा होगा जिसे इन लोगों ने खाया है, और बड़े बड़े पैरों के निशान भी थे जो कि लायन या टाइगर के हो सकते हैं, और छोटे मोटे टुकड़े भी बचे हैं दूसरे बर्ड्स को खाने के लिए, यानी वो बच्चा यहीं कहीं अपनी माँ की लाश के आसपास होगा। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. Studying the sand for a small hoof prints, the night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. उसने घास के 2 हिस्से किया और उसमें से ढूंढने की कोशिश की कि क्या यहाँ इस झाड़ियों के बीच में वो हिरन का बच्चा है, लेकिन कहीं नज़र आता नहीं है। वो बच्चा तो वहाँ था ही नहीं। वो यहाँ वहाँ ढूंढ रहा होता है, लेकिन ना तो कोई नाम था ना निशान था, बस सुनाई दे रहा था तो क्या बड़ी बड़ी चिड़ियाओं के पंखों के फड़फड़ाहट, और वो जैसे उसे इशारा कर रहे हों कि तुम यहाँ से जाओ, हमें इस मांस को खाना है। हर तरफ उसने देख लिया लेकिन उसे कोई प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि पिछली रात बारिश हुई थी जिसकी वजह से सारे निशान जो थे वो धुल चुके थे। सिर्फ नज़र आ रहा था तो क्या फ्रेश उन बड़ी बड़ी बिल्लियों के पंजे और उन चिड़ियों के फड़फड़ाने की आवाज़। Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. He turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with a stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. He whispered, "It's me." The fawn lifted its nose, scenting him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. अब यहाँ पे होता है थोड़ी देर में उसको एक अजीब सी मूवमेंट नज़र आती है, किसको? लड़के को, जैसे उसके पीछे और आगे से कोई घूम रहा हो। थोड़ी देर में क्या देखा कि वो जो हिरन का बच्चा था उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ निकाला और वो अपनी कोमल कोमल छोटी छोटी आंखों में जिसमें आंसू भरे हुए थे उसकी तरफ देखना शुरू करता है। वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, क्विवर मीन्स डरा हुआ था। वो किसी भी तरीके का आवाज़ नहीं निकाला था। जॉडी भी उसका ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है डेलीरियस। डेलीरियस का मतलब होता है एक्साइटेड होते हुए उसकी तरफ जाता है और धीरे से कहता है, ये मैं हूँ। फ़ोन ने अपनी नाक को ऊपर किया और सूंघने की कोशिश की, और फिर उतनी देर में जॉडी ने अपना हाथ ले जा कर के उस हिरन के गले पर रखा और धीरे से उसे पैम्पर करना शुरू कर दिया। जब वो उसे पैम्पर कर रहा होता तब उसे पता लगी कि ये तो बहुत डर रहा है, कांप रहा है, पर मूवमेंट नहीं कर रहा है। वो हिरन का बच्चा बहुत घबराया हुआ था, यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. Its skin was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its legs hung limply. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. अभी होता यूँ है, वो धीरे से उसकी बॉडी पे हाथ को घुमाना शुरू करता है। उसको फीलिंग आ रही थी कि ये तो जैसे चाइना डियर हो, यानी ऐसा डियर जो आसानी से टूट जाए, यानी एक छोटा सा शिशु था, बच्चा था। उसकी स्किन काफ़ी कोमल दिखाई गई थी, उसकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट थी, पतली सी, नाजुक सी थी, साफ़ सुथरी थी, उसके में से घास की अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे की तरफ लिफ्ट किया और उसने उस हिरन के बच्चे को ज़मीन से उठा लिया, उसके पैरों को ऊपर की तरफ लटका दिया और उधर से लेते हुए वो बाहर की तरफ निकलने लग गया ताकि किसी भी तरीके से उसको चोट ना लगे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे जॉडी ने हिरन के बच्चे को ऊपर की तरफ उठा के रखा है, क्योंकि वो जिस जगह पे फंसा हुआ था काफ़ी घनी झाड़ियाँ थी। He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. The fawn's leg caught into the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield its face from prickling vines. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him.
He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersections with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on his dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. अभी होता यूँ है, ये जो लड़का था वो डरा हुआ था कि अगर इसने उसको किक कर दिया या गलती से इसने इसकी माँ के डेड बॉडी की स्मेल सूंघ ली तो शायद वो जाएगा नहीं। इसलिए फटाफट वो अपने रास्तों को, स्कर्टेड को, इन रास्तों को साफ करते हुए बाहर की तरफ निकलना झाड़ियों से शुरू करता है लड़के के लिए, क्योंकि ये बच्चा छोटा है, इसके लिए आसान नहीं था इतने बड़े जानवर को, भले हिरन का बच्चा छोटा है लेकिन वो भी छोटा बच्चा है जिसने उसको उठाया है, तो इतना आसान उसके लिए नहीं था। अब वो जो हिरन का जो पैर था वो कई बार झाड़ियों में फंस जाता था और वो पूरी इच्छा से उसको निकाल नहीं पाता था, काफ़ी उसे मेहनत करनी पड़ रही थी। किसी तरह वो कांटे भरी झाड़ियों से निकलता हुआ बाहर निकलता है तब उसे महसूस होता है कि हिरन का जो दिल है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। वो उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो सेफ हैंड में है। धीरे धीरे चलते वो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, उस रोड पे जो काटता है उसके घर की तरफ, यानी वो जो रोड था झाड़ियों से होते हुए कहाँ आकर के मिलता है, उस स्ट्रीट पर जो उसके घर की तरफ जा रहा होता है। वो वहाँ रुक जाता है थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए। उसने फॉन को यानी हिरन के बच्चे को नीचे की तरफ छोड़ दिया और उसकी तरफ देखता है और शांति से बैठ जाता है। He said, enchanted, I will carry you after I get my breath. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. He started all away slowly. The fawn stared after him. He came back to it and stalked it and walked away again. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call to it to come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब इसने हिरन के बच्चे को ज़मीन पे उतार दिया था रोड पर, तो हिरन का बच्चा इसकी तरफ मासूमियत भरी निगाहों से घूरने लगता है। तो वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें उठा लूँगा, मैं थोड़ा सांस ले लूँ, थका हुआ हूँ। वो याद करता है कि कैसे उसके पापा ने उसको कहा था कि अगर एक बार आप हिरन के बच्चे को उठा लोगे तो उसके बाद जब भी आप उसको नीचे छोड़ोगे वो खुद आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ तो कंडीशन उल्टी हुई, क्योंकि हिरन का बच्चा इतना ज़्यादा छोटा था कि वो खुद से चल नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने फिर से उसको गोदी में उठाया और चलकर आगे चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद वो फिर लड़का थक जाता है तो उसने फिर से हिरन के बच्चे को नीचे उतार दिया। वो उसको कहता है कि मैं थोड़ा और आराम कर लो फिर हम चलेंगे। तभी वो कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी उठाऊंगा और फिर से तुम्हें लेकर के आगे जाऊंगा। जैसे ही वो लड़का खड़ा होता है दोबारा से चलने के लिए, धीरे धीरे देखता है कि हिरन जो है वो उसके पीछे आने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ कदम हिरन का बच्चा चल पाता है लेकिन वो फिर से डर जाता है, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसको उठा पाए। इसीलिए वापस से ये जो लड़का है उसको गोदी में उठा लेता है। His arms began to ache and he was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watch it follow. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. The sky was clear as spring water in a blue china cup. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the fawn walking behind him. But at the steps, the fawn balked and refused to climb them. He picked it up and went to his father's. Penny lay with closed eyes. Geordie called, "Pa, look." Penny turned his head. George stood beside him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as fawns. He said, "I am glad you found him." अभी होता यूँ है, किसी तरह ये हिरन के बच्चे को लेते हुए कहाँ पहुँच जाता है, अपने घर के मेन दरवाजे के सामने वाले रास्ते पर। आसमान काफ़ी खुला नज़र आ रहा होता है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। ऑल्दो बच्चा काफ़ी थका हुआ होता है, उसके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसे खुशी होती है कि वो हिरन के बच्चे को बचा करके फाइनली घर पर पहुंच आता है। इन बिटवीन दैट उसके मन में ये सोच आती है कि क्यों ना मैं अपने पापा को सरप्राइज़ दूं। वो सोचता है कि मैं पहले चलूँगा, मेरे पीछे पीछे ये जो हिरन का बच्चा है वो आएगा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये सीढ़ियों को चढ़ नहीं पाएगा क्योंकि ये बहुत छोटा बच्चा है। तब
वो जॉडी ने उस हिरण के बच्चे को अपनी गोदी में उठाया और सीधा कहाँ पहुँच जाता है, चुपचाप अपने पापा के कमरे में। वहाँ जा कर के कहता है, पापा ये देखिए। पेनी जैसे पलट के देखते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उन्होंने देखा कि बच्चे की आंखों में जो रोशनी थी वही सेम उस हिरण के बच्चे की भी आंख में थी। वो कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हिरण के बच्चे को पा सके। Jody then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the fawn. It buttered it suddenly, smelling the milk. He saved it preciously from the spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft, wet mouth. It sucked greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and buttered him. He dipped his finger again, and as the fawn sucked, the lowered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. It stamped its all hoofs impatiently. All along he held his fingers below the level of the milk. The fawn was content. It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of a foam and gurgling. अभी होता यूं है, जॉडी भाग करके जाता है किचन में जाता है और बड़े से पैन में जिसमें सुबह के लिए दूध को गर्म करके रखा हुआ था, वो चुपचाप उसके ऊपर की क्रीम को साइड में लेता है और दूध को एक जग में भर करके लेकर आ जाता है एक छोटे से कटोरे में। वो ला करके हिरण के बच्चे के पास रख देता है। हिरण के बच्चे ने उस दूध की खुशबू को सूंघा तो वो उसको पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो पी नहीं पाता। तब इस लड़के ने अपनी उंगलियों को उस बोल में डाला और उसको चटाने के लिए जैसे ही उसके मुंह की तरफ रखा, हिरण के बच्चे की जो लालच थी, क्योंकि वो भूखा था काफ़ी टाइम से, वो उसे चाटना शुरू कर देता है। फिर से वो अपने उंगलियों को बोल में डालता है और फिर से उसके मुंह पे चटाता है। तो धीरे धीरे करके ऐसे उस हिरण के बच्चे ने सारे दूध को पीना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर में दूध का जो लेवल था वो कम होता चला जाता है और उसको याद आता है कि कैसे ये छोटे से बच्चे ने सारे दूध को ख़त्म कर लिया है। लड़के को फील होता है कि उसकी नरम जुबान जो है वो कैसे उसको टच कर रही होती है। उसकी जो पूंछ है हिरण की बच्चे की वो बहुत छोटी है, जो यहाँ वहाँ घूम रही होती है, यानी हिल रही होती है। जब दूध ख़त्म हो जाता है तो जो भी फोम होता है, जो झाग रह जाती है दूध में, वो उसे भी चाटने की कोशिश करता है। ये थी स्टोरी आपकी दिस इज़ अ जॉडीज फोन। राइटर थे इसके मार्जोरी किनन रॉलिंग्स। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।